गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंबल फॉर्मेशन, फॉर्मूला राइटिंग, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। यदि पिछला बेसिक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। पहले हमें फॉर्मूला राइटिंग आनी ही चाहिए, उसके बाद हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी क्रिया यहाँ लिखी हुई है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे और अमोनिया गैस बनाएंगे। नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग अमोनिया। तो कुछ मटेरियल क्रिया करने वाले होते हैं। Some materials do reaction as nitrogen and hydrogen, और इन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारकों के संयोजन से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। द मटेरियल्स विच आर फॉर्म्ड by the combination of nitrogen and hydrogen or by the combination of reactants are known as product। फिर रासायनिक क्रिया क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज केमिकल रिएक्शन। अभिकारकों का उत्पादों में रूपांतरण, अभिकारकों का उत्पादों में बदलना, ये क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं इस रासायनिक अभिक्रिया को बोल के दिखा रहा हूं। जब एक अणु नाइट्रोजन और 3 अणु हाइड्रोजन परस्पर संयुक्त होती हैं तब 2 अणु अमोनिया बनती है और इस क्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। आयरन चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। 400 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटमॉस्फेयर दाब की इस क्रिया में आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं जो शब्दों में बोल रहा हूं इसको बोर्ड पर लिखने जाऊंगा तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। यहाँ कम से कम 4 लाइन आएंगी और उन 4 लाइनों को लिखने में मेरा काफी समय जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो समय और स्थान की बचत करने के लिए, टू सेव प्लेस एंड टाइम, वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली। स्थान और समय की बचत करने के लिए हम ये बड़ी रासायनिक क्रिया को, इस शाब्दिक रासायनिक क्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखेंगे, और संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखने की प्रविधि ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। Demonstration of a chemical reaction with the help of symbols of elements and formula of compounds is known as chemical equation। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी आप समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं इसका एक तरीका है। यहां नाइट्रोजन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो N2 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन को लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, इक्वल टू अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यह समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को, जिसको कुछ देर पहले मैं बोल रहा था, संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख दिया। बहुत छोटे में लिख दिया, समय बच गया, स्थान बच गया। अब समीकरण 2 तरह के होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन एटम का नंबर 2 है, हाइड्रोजन एटम का नंबर भी 2 है, नाइट्रोजन का इस तरफ नंबर 1 है और हाइड्रोजन का इस तरफ नंबर 3 है। नाइट्रोजन एटम का नंबर दोनों ओर डिफरेंट, हाइड्रोजन का एटम का नंबर दोनों ओर डिफरेंट। एक का समान होता और दूसरे का डिफरेंट होता तो भी, जब तक सभी परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाम पक्ष और दाएं पक्ष में बराबर नहीं हो, तब तक रासायनिक समीकरण असंतुलित कहलाता है, अनबैलेंस्ड कहलाता है। जब प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या दोनों ही पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो जाती है, तब वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन व्हिच नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स आर सिमिलर इन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ये रासायनिक समीकरण अभी असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूं। तो बैलेंस करने के लिए N2 नाइट्रोजन 2 है, तो बैलेंस करने का
बहुत सिंपल तरीका जो साधारण से समीकरणों पे, छोटे समीकरणों पे हम यूज कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स को बैलेंस करना है। कभी भी समीकरण भिन्न के रूप में नहीं होगा। 5/2, 3/2, 3/4, 5/4 इस तरह का गुणा, इस तरह का अंक गुणा में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कोई लिख दे 3/2 N2, इस तरह का समीकरण मान्य नहीं है। 3/2 भिन्न है और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इस फ्रैक्शन को हमें पूर्ण गुणक में बदलना पड़ेगा, कंप्लीट नंबर में, होल नंबर में बदलना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है। मान लीजिए 3/2 लिखा है तो हम सारे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से तो कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अगर 4 होता है यहाँ तो किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से। 5 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे एटम को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 का। ये भी ध्यान रखें, जब भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, व्हेन वी मेक केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, 2 का जो मल्टीप्लाई है गुणक, गुणांक, कोएफिशिएंट, ऐसा अंक जिसका हम गुणा करते हैं, वो हमेशा बाईं तरफ ही आएगा। संकेत और सूत्र के बाईं तरफ ही गुणा होगा। ऐसा नहीं है आप यहाँ N2 कर दो, यहाँ 2 N है, N को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दो। नीचे की तरफ कोई भी गुणा नहीं होगा जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो ये 2 का गुणा मैंने कहा किया, यहाँ कर दिया। नाइट्रोजन यहाँ 2, इस 2 का मतलब है 2 का गुणा नाइट्रोजन में भी, 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी। तो नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गई। S3 पहले थी, अब 2 का मल्टीप्लाई S3 में भी होगा तो S6 हो जाएगी। यहाँ S6 है और यहाँ H2 है, तो फिर निश्चित रूप से हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6। अब नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की दोनों की नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में एक जैसी हो गई है। ये समीकरण संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। Each type of atoms are in same number in left hand side as well as in right hand side. Then this equation is balanced chemical equation. ये समीकरण संतुलित समीकरण है, क्योंकि प्रत्येक तरह के परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों ओर समान है। बैलेंसिंग के मैथमेटिकल्स जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हम बड़े बड़े इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम सीख लें कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखते हुए नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या प्रकट होती है पदार्थ के बाईं तरफ। जैसे यहाँ हम बता सकते हैं 1 अणु नाइट्रोजन 3 अणु हाइड्रोजन से कंबाइन होती है और 2 अणु अमोनिया बनाती है। Here 1 molecules of nitrogen combines with 3 molecules of hydrogen producing 2 molecules of ammonia. What is the physical state of these materials? इन पदार्थों की भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए संकेतों और सूत्रों के नीचे 3 सिंबल्स का हम यूज करते हैं। सॉलिड मतलब ठोस होता है। अगर स्मॉल ब्रैकेट में हमने S लगाया है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अगर हमने L लगाया है तो फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और अगर हमने G लगाया है तो फिजिकल स्टेट गैस है। यहाँ G लगाया है, इसका अर्थ है नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट, नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था भी गैस है, हाइड्रोजन की भी गैस है और अमोनिया की भी गैस है। क्या अमोनिया गैस है? अगर गैस है, मोस्टली रिएक्शंस ऑकर इन लिक्विड सॉल्यूशन। ज्यादातर रिएक्शन, ज्यादातर क्रियाएं द्रव विलयनों में होती हैं। अगर वहां कोई गैस बने तो गैस की टेंडेंसी क्या है? ऊपर उठने की, उड़ने की। तो अमोनिया एक गैस है, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ एरो लगाकर डिनोट करते हैं। ये सिंबल शो करता है कि यहाँ गैस बनने वाला पदार्थ है, प्रोडक्ट गैस है, और वो लिक्विड सॉल्यूशन से निकल के बाहर जा रहा है। कोई ऐसा मटेरियल भी बन सकता है जिसकी टेंडेंसी सॉलिड होने की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड बनता है तो वो कहां जाएगा? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ, तली बॉटम की तरफ जाएगा। तो फिर उसको प्रदर्शित करने के लिए हम डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे, नीचे की तरफ जाते हुए एरो का यूज करेंगे, और वो पदार्थ जो सॉलिड स्टेट में बनना चाहता है, विच टेंड्स टू मेक सॉलिड स्टेट, इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, PPT।
उसको ही बोलते हैं अवच्छेद। अवच्छेद को दिखाने के लिए डाउनवर्ड एरो नीचे की तरफ सिर किए हुए एरो को प्रकट करते हैं। क्या ये समीकरण हमें दिखा पा रहा है कि कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर और क्या कैटालिस्ट इसमें यूज हो रहा है? तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सही से दर्शाने के लिए टेम्परेचर को ऊपर ही लिखते हैं, प्रेशर को ऊपर ही लिखते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अगर हमने कैटालिस्ट को यूज करना है, हमने लिखा है Fe, ये आयरन पाउडर है, ये कैटालिस्ट है और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 450 तक यहाँ टेम्परेचर लग जाता है, 200 atm प्रेशर। तो प्रेशर, टेम्परेचर और कैटालिस्ट को एरो पर हम शो करते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बिल्कुल करेक्टली लिखते हुए किस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है कि एनर्जी सोखी जा रही है। बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखी होंगी। कैल्शियम ऑक्साइड, कलई, जिसको नॉर्मल भाषा में आप कलई बोलते हो, उसमें पानी डालते हैं तो हीट निकलती है, बुलबुलों के साथ हीट निकलती है। उस रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकल रही है। और ये वाली क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है और जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो हम +Q लगाते हैं। ये सिंबल डिनोट करता है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। अगर किसी क्रिया के दौरान ऊष्मा सोखी जा रही हो तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी, और +Q के स्थान पर -Q का यूज करेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस को सही से लिखने का ये तरीका है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल आप जानते हैं। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं साइड पर लिखते हैं और उत्पादों को दाईं साइड में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका। अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, जैसे Fe + O2 = Fe3O4। इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को आप पहले छोड़ दें, ऑक्सीजन को बैलेंस ना करें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम देखें। आयरन, यहां आयरन 3 है राइट हैंड साइड में, तो जब भी बैलेंस करूंगा मैं तो गुणक हमेशा बाईं तरफ ही लगेगा, नीचे दाईं तरफ नहीं लगेगा। 3Fe, Fe बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का, ये गुणांक 2 हो गया, ये बैलेंस हो गई समीकरण। आगे चलते हैं। C6H6 ये बेंजीन है, +O2 बनता है CO2 + H2O। तो यहां आप ये ध्यान रखेंगे, C6H6 और O2, CO2 H2O, यहां मैंने स्पेस को छोड़ा हुआ, ये जगह मैंने छोड़ दी जानबूझ के, क्योंकि यहां मैं क्या लगाऊंगा? गुणा। बैलेंस करने के लिए किसी अंक से गुणा करूंगा और उसको मैं बोलूंगा गुणांक, मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट, इसलिए ये प्लेस खाली रखा जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, कार्बन को देखो, पहले पॉइंट पे आते हैं। कार्बन कितने हैं? 6, यहाँ 1 ही है कार्बन, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। हाइड्रोजन देखें, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। अब हाइड्रोजन को मैंने इसलिए लिया कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कहीं भी हम बैलेंस करेंगे, सबसे आखिरी में बैलेंस करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? 2 पदों में आ रहा है। हाइड्रोजन एक ही पद में आ रहा है, यहाँ से सीधा यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन अभी H2 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 6 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन देखें, 3 ऑक्सीजन, 6 × 12, 6 × 12 और 3, 15 ऑक्सीजन है। इस साइड में 15 ऑक्सीजन है, इस साइड में आए केवल 2 ऑक्सीजन है, तो क्या मैं इधर 15 लिखूं? नहीं, 15/2, 15 O2 का अर्थ हो जाएगा 50 2 30 ऑक्सीजन। फिर हम अपॉन 2 करेंगे, तभी कितनी ऑक्सीजन बचेगी? 15 ही लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगी और 15 ही राइट हैंड साइड पे बचेगी। 15 दूनी 30 ऑक्सीजन यहाँ हो रही थी, इसलिए हमने अपॉन क्या कर दिया? 2। फिर दूसरी सिंपल सी चीज आपको याद रखना है, भिन्न नहीं चलेगी, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, बटे में यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 2 है, तो 2 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या करें हम? इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सारे के सारे पूर्णांक चाहिए, होल नंबर गुणांक चाहिए, पूरी संख्याएं चाहिए गुणक के रूप में। यहाँ 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 ये पूरी है, ये पूरी है, लेकिन ये भिन्न है, इसको हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 C6H6 प्लस,
अब 15 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15O2 इक्वल टू 6CO2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12CO2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर दोनों ही साइड में इक्वल है, दोनों ही साइड में बराबर है। दो सिंपल सी चीजें याद रखनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करो, फिर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो, लेकिन फ्रैक्शन नंबर केमिकल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन आपको आ जाते हैं, जैसे KMnO4 प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, यहां मैंने स्पेस छोड़ दिया है। यहां अंक लगेगा जिसका गुणा होना है बैलेंस करने के लिए, उसको बोले गुणांक, कोएफिशिएंट। अगर बड़े समीकरणों को आपको बैलेंस करना हो तो बहुत सामान्य सी विधि का आप यूज करेंगे। इस तरह से आप सभी टर्म्स को इंडिकेट कर देंगे। कुल कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। प्रत्येक के नीचे यहां स्मॉल ई, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर हमारे पास 6 पद ना होते, 4 होते तो ए बी सी डी से ही काम चल जाता, 5 होते तो ए बी सी डी 5 से काम चल जाता, एफ की जरूरत नहीं पड़ती। 6 हैं तो एफ की जरूरत पड़ी, 3 होते ए बी और सी से ही काम चल जाता। तो बड़ा इजी है गुणांक को याद रखना, जितने पद उतने ही गुणांक हमें नीचे रखिए। गुणांक मतलब ये चर राशियां हैं, वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम समीकरणों को संतुलित करने के लिए यहां गुणक के रूप में उपयोग करने वाले हैं। तो हमें कितने गुणांक चाहिए? समीकरण संतुलित हो जाए हमारा ए बी सी डी ई एफ। यहां हमें 6 गुणांक की जरूरत है। 6 गुणांक हम यहां से इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इनकी वैल्यू निकालेंगे। इसके KMnO4 के नीचे ए लिखा हुआ, एक एक एलिमेंट से लेके चलते हैं। के कितने नंबर में है? के असंतुलित रासायनिक समीकरण में इस पद में कितने के हैं? 1, तो ए को मैं एक बार लिखूंगा। अब और के तो है नहीं, यहां के है नहीं, यहां के आ रहा है, लेकिन ये एरो के इस तरफ आ रहा है तो फिर मैं बराबर, एरो तक पहुंचेंगे तो बराबर मिल जाएगा। इस पद में के है क्या? है। कितने बार है? केवल एक बार है, तो सी भी हम कितने बार लिख देंगे? एक बार। यहां के है नहीं, यहां के है नहीं, यहां के है नहीं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल। आगे बढ़ जाओ, ए के ऊपर Mn है, KMnO4 के नीचे ये लिखा है। Mn कितने हैं? 1, तो यहां हमने लिखा 1। और दूसरा Mn इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है। कितने हैं? 1, तो D को कितनी बार लिखूंगा? एक बार। A इक्वल टू D, ये इक्वेशन हो गया 2। आगे बढ़ जाए, KMnO4 के नीचे ये लिखा है। O कितने हैं? 4, तो A को कितने बार लिखूंगा मैं? 4A इक्वल टू, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है और 1 के नंबर में है, तो F को मैं केवल एक बार लिखूंगा, तो 4A इक्वल टू F, ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों पदों का एक से जो रिश्ता है वो यहां खत्म हुआ। अगले पद पे आ जाए, B, H कितना है? 1, तो B को कितनी बार लिखूं मैं? एक बार। B इक्वल टू, H यहां है? नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। कितने H हैं? 2, तो F को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, 2F। ये मेरा इक्वेशन हो गया 4। H हो गया। आगे बढ़ जाए Cl पर। केवल रिएक्टेंट्स में आपको देखना है, बस धीमे धीमे बढ़ते हुए हम पहुंच गए BH। Cl कितने हैं? 1, तो B कितने बार लिखूं? एक बार। बस ऊपर वाले एलिमेंट को देखना है वो कितने बार है। यहां वो 4 बार था, ये मैंने 4 लिखे हैं। यहां Cl एक ही बार था, एक ही बार B लिखा हूं। यहां B एक बार क्यों लिखा था? एक H ही था। Cl 1 है, तो B को मैं एक बार लिखा। आगे Cl यहां है कितनी बार है? एक बार। एक बार Cl है तो C को एक बार लिखूंगा। B इक्वल टू C प्लस, इसमें Cl कितने हैं? 2, तो D को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, 2D। C प्लस 2D, D में 2 गुणा करूंगा। E,
Cl कितने हैं 2, तो E में भी कितने गुणा करूंगा 2 का, तो 2D प्लस 2E इक्वेशन बन गया 5। C प्लस 2D प्लस 2E, C प्लस 2D प्लस 2E, ये इक्वेशन 5 है। अब हम इसमें ऐसे गुणांक को 1 मान लेते हैं। आप चाहो तो A को भी 1 मान सकते हो, चाहो तो B को भी, चाहो तो C को भी, चाहो तो D को भी, चाहो तो E को भी, चाहो तो F को भी। हम ऐसा गुणांक चुनते हैं जिससे हमें फायदा हो। जो ज्यादा नंबर में आ रहा हो उसको हम 1 मान लेते हैं। A, अगर हमें A के बारे में पता चल जाए तो C और D तो इसके बराबर ही हो जाएंगे। F भी हम निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं तो B भी निकाल सकते हैं। तो A 3 में आ रहा है, 5 समीकरणों में A 3 समीकरणों में आ रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए हम यहां मान लेंगे, माना कि A इक्वल टू 1 है। अगर A इक्वल टू 1 है तो A इक्वल टू C है, C इक्वल टू 1 हो गया। A इक्वल टू D है तो D इक्वल टू भी 1 हो गया। 4A इक्वल टू F है तो 4 इंटू 1 4, F इक्वल टू कितना हो गया 4। अगर F इक्वल टू 4 हो गया तो B इक्वल टू 2 इंटू F है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्या बचा, E की वैल्यू निकालना है। E की वैल्यू क्वेश्चन 5 से निकाल लो। B की वैल्यू कितनी है देखें वहां 8 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 1 हो गया प्लस 2E। इसको सॉल्व कर लो, 2E 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2E इक्वल टू आ रहा है 8 माइनस 5, E इक्वल टू 8 माइनस 3, E इक्वल टू आ रहा है 5/2, E इक्वल टू 5/2। तो हमने यहां लिखा E इक्वल टू 5/2। बस हमें सारे गुणांक मिल गए हैं, A B C D E F सारे गुणांक हमें मिल गए हैं। अब यहां हमें इस चीज A इक्वल टू 1 है, यहां से इसको हटाएंगे और यहां 1 का गुणा करो ना करो कोई फायदा नहीं, 1 लिखा नहीं जाता है। B की वैल्यू 8 है तो यहां से मैं इस पोर्शन को मिटा के 8 यहां गुणा करूंगा। B गुणक था, HCl का गुणक क्या था B। HCl में हमें संतुलित समीकरण करने के लिए कितने गुणा करना था, B का गुणा करना था, और B के स्थान पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। C 1 है तो यहां गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। D 1 है, यहां भी गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। E 5/2 है तो E को यहां से हटा के अब मैं गुणा करूंगा 5/2 का। F 4 है तो यहां से मैं F को हटा के गुणा करूंगा 4 का। क्या यह समीकरण मान्य है? नो, फ्रैक्शन आ रहा है, भिन्न आ रहा है। 5/2 क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। हर में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका गुणा समीकरण में कर ले। अगर हम कुछ नहीं मानते तो यहाँ /1 है, यहाँ भी /1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ केवल 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या डिनोमिनेटर में हर में कौन है 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 KMNO4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 16 HCl इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 2 KCl प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2 MnCl2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा केवल 5Cl2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 8H2O। इतनी बड़ी इक्वेशंस को आपने इजीली मैथमेटिकल मेथड से बैलेंस कर लिया है। ये दूसरा मेथड है, दूसरा प्रविधि है जिससे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और भी हम इसके अलावा रासायनिक समीकरण को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जैसे आपको लिख रहा हूं, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको आपको संतुलित करना है। वही की वही प्रोसेस, O2 दूसरे पद का गुणांक B, गुणांक मतलब ये ऐसा है जिसको हमें यहां गुणा करना है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। B ऐसा अंक है जिसे हमें O2 को गुणा करना है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यहां 4 टर्म है, 4 पद है, तो कुल मिलाकर 4 गुणांक निकालने पड़ेंगे। कितने गुणांकों की वैल्यू आपको चाहिए? A, B, C, D। समीकरण बनाए, यहां से रिएक्टेंट, केवल आपको रिएक्टेंट ही देखना है। ए के ऊपर देखें क्या है, नाइट्रोजन। कितने नंबर में? एक ही नंबर में, तो हमने ए लिखा। अब यहाँ नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ है नहीं, एरो आ गया तो बराबर लिख दो।
नाइट्रोजन कहाँ आ गई, यहाँ कितने नंबर में, एक ही नाइट्रोजन है तो सी को एक ही बार लिखेंगे या सी में एक का गुणा करके लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। H3A, H कितने हैं 3, तो A को कितनी बार लिखूं मैं, कितने का गुणा करूं ये मैं 3 का, तो 3A इक्वल टू H इसमें है नहीं, H इसमें है नहीं, H यहाँ है, कितने हैं 2, तो D में कितने गुणा करके लिखूं 2D, बराबर करके यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2D, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। बराबर के बाद 2D क्यों लिखा, क्योंकि एरो के बाद D का दूसरा पद आ रहा है। ये N और H दोनों खत्म, आगे बढ़ जाए। BO2, O2 केवल एक ही एलिमेंट है वो जो B के साथ है, O कितने हैं 2, तो B को कितनी बार लिखूंगा मैं 2B, इसमें O है नहीं है, एरो आ गया बराबर लिख दिया, इसमें O है कितनी O है 1, तो C को कितनी बार लिखूंगा मैं एक बार, यहां भी O है कितनी है 1, तो D को भी कितनी बार लिखूंगा एक बार, C प्लस D, ये इक्वेशन मेरा 3। ज्यादा बार कौन आ रहा है, फिर वापस A आ रहा है, 2 बार A आ रहा है, तो हमने मान लिया, ये हम कुछ भी मान सकते हैं, जो ज्यादा बार आ रहा हो अपनी सुविधा के हिसाब से मानते हैं। माना कि A इक्वल टू 1 है, अगर A इक्वल टू 1 है तो A बराबर C है, C इक्वल टू B क्या हो गया 1, 3A बराबर 2D है, 3A इक्वल टू है 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो D बराबर यहां से क्या आएगा 2, यहां नीचे आ जाएगा, तो 3/2, तो D आ गया आपका 3/2। अब आपको B चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 से आप निकाल लो, 2B इक्वल टू C की वैल्यू 1 है प्लस D की वैल्यू 3/2 है, 1 प्लस 3/2 को आप सॉल्व करें तो आएगा 5/2, तो 2B बराबर 5/2 है, तो B बराबर ये 2B नीचे आ जाएगा 5/4, तो B की वैल्यू आएगी 5/4। इन इक्वेशंस का यूज खत्म। ये इक्वेशंस तो केवल किस लिए हैं, ABCD की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हैं। अब हम AB और CD की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हटाओ A कितना है 1, लिखने का फायदा नहीं, B हटाओ कितना है 5/4, लिख दिया मैंने 5/4, C कितना है 1, लिखने का फायदा नहीं, D कितना है 3/2, तो D को मैंने हटा के लिखा 3/2। सारे गुणांक कवर हो गए। फिर देखें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, भिन्न नहीं चाहिए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, कौन बड़ी संख्या है 4, तो सारे समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 4 NH3 प्लस, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 या 20 हो जाएगा, लेकिन 20/4 केवल 5 बचेगा, तो 5O2 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई NO में करेंगे तो 4NO प्लस 4 3 जा 12, 12/2 6H2O। ये भी बड़ी समीकरण थी, यहाँ गुणांक बड़े बड़े थे, लेकिन हमारे गणितीय विधि से समानता हम गुणांकों को निकाल सकते हैं। ये ऐसी विधि है, कितने भी बड़े रासायनिक समीकरण हो आप संतुलित कर सकते हैं। सूत्र लिखना सीखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखिए, आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। लगातार रिवीजन करते रहिए, आपकी बुक में, नोटबुक में, जहां भी आपको बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन मिलते हैं वहां से इन गुणांक को हटाइए, गुणांक को हटा दीजिए, समीकरण संतुलित हो जाएगा, और फिर इसी विधि का उपयोग करते हुए उसे संतुलित करके वापस प्राप्त कीजिए। आपको मजा आने वाला है और केमिस्ट्री बड़ी इजी लगने वाली है। थैंक यू।